की फिजिक्स के प्रैक्टिस की सीरीज में हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत करें और इन क्वेश्चनों का अध्ययन जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारे की n छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता c है मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। दोस्तों जो बड़े बूंद की धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी n की पावर 1/3 इंटू सी। ये हो जाएगी उसको बड़े बड़े बूंद की जो धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी n की पावर में हो जाएगा 1/3 इंटू सी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि पारे की n समान छोटी बूंदें हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता सी है और एक बड़ी बूंद बनती है तो उनकी जो धारिता होती है वो n की पावर 1/3 हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले से आवेशित करते हैं और फिर इसकी प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो वह राशि है जो नहीं बदलती है। तो दोस्तों जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं और एक इसके बीच एक परावैद्युत माध्यम रखते हैं यानी परावैद्युत पट्टी को रखते हैं तो उनमें जो उनका चार्ज होता है, चार्ज यानी आवेश होता है, आवेश जो नहीं आवेश है जो स्थिर रहता है यानी आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है, C1 व C2 धारिता वाले दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी। दोस्तों यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी CS बराबर C1 प्लस C2 अपान C1 प्लस C2। अरे दोस्तों ये वही है, तो आपको ये याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो जब दोस्तों कोई असमान संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर जो आवेश लगता है वो आवेश की मात्रा उनकी समान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक के उदाहरण हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक के उदाहरण है CO2 है, NH3 है, H2O है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि ध्रुवीय परावैद्युत यौगिक कौन कौन से होते हैं तो वो होता है CO2, NH3, H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। दोस्तों वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। तो दोस्तों वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है वो होता है 3 × 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा होती है। दोस्तों जो आवेशित यानी चार्जेबल जो कैपेसिटर होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है। तो आवेशित संधारित्र की जो ऊर्जा होती है केवल विद्युत क्षेत्र में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। दोस्तों वनडे ग्राफ जनित्र है जो उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है वो क्या उत्पन्न की जाती है, उच्च वोल्टता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वनडे ग्राफ जनित्र से हम क्या उत्पन्न करते हैं, जो क्या उत्पन्न करते हैं तो उच्च वोल्टता। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग बराबर होता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अनुगमन वेग बराबर होता है वो होता है I/N/E/A के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना कि अनुगमन वेग जो बराबर होता है वो होता है I/N/E/A। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के मान की कोटि कितनी होती है। तो दोस्तों जो अनुगमन वेग के मान की कोटि होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अनुगमन वेग की जो मान की कोटि होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ये एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है तो अतः आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई L व व्यास D के तांबे के तार के सिरों पर विभवांतर V आरोपित किया जाता है। यदि व्यास D दुगुना कर दिया जाए तो उसका अनुगमन वेग क्या होगा। दोस्तों तो आपको याद रखना है कि यदि व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो उसका जो अनुगमन वेग होगा वो अपवर्तित रहेगा।
इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। यदि n सेल जिनके प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल E समांतर क्रम में जुड़ा है तो संयोजन का वैद्युत वाहक बल क्या होगा। दोस्तों जब संयुक्त वैद्युत वाहक बल समांतर क्रम में जुड़ा है तो संयोजन का जो वैद्युत बल होगा वो E हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों इस तरह के सैद्धांतिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इन तरह के यूजफुल वीडियो आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है। दोस्तों जो श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान होता है वो बढ़ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनके प्रतिरोध का जो मान होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। दोस्तों जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी जो धारा होती है, धारा इंक्रीज हो जाती है, यानी धारा का मान बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ाने पर प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों बंधन ऊर्जा जो होती है वो पहले बढ़ती है, यानी पहले इंक्रीज होती है और कुछ समय के बाद फिर डिक्रीज होने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर एम सी स्क्वायर का सूत्र का सिद्धांत किस सिद्धांत से पता चलता है। तो दोस्तों ई बराबर एम सी स्क्वायर सूत्र का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि जो ई बराबर होता है वो द्रव्यमान इंटू प्रकाश के चाल के वर्ग के बराबर होता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जो लेंज का नियम भी होता है। यानी लेंज, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएमयू की तुल्य होता है। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको ये याद रखना है कि एक एएमयू बराबर जो होता है वो 931 यानी 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। दोस्तों जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति जो समान होती है वो होती है गामा किरणों में। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गामा कीड़ों में प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गामा कीड़ों में जो प्रकाश की प्रकृति होती है समान होती है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि प्रकाश की तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की तरंगों की प्रकृति गामा कीड़ों की जैसी होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपको ये याद रखना है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो फोटॉन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ फोटॉन को उत्सर्जित नहीं करते हैं। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि रेडियो एक्टिवता तत्वों की जो खोज की थी वो हेनरी बैकुरल ने की थी, यानी रेडियो एक्टिवता की खोज की थी जो हेनरी बैकुरल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कीड़े विक्षेपित होती हैं। दोस्तों यानी बीटा कीड़े जो होती हैं वो विक्षेपित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों में। तो आपको याद रखना है कि जो बीटा कीड़े होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। दोस्तों इस तरह के यूजफुल वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम 2021 में पूछा गया है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय वेग होता है वो h/2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी h/2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर मॉडल के अनुसार स्थायी कक्षा की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n के
वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आपको याद रखना है कि बोर का जो परमाणु मॉडल की स्थायी कक्षा है वो त्रिज्या की क्वांटम संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है वो अवरक्त क्षेत्र में आती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। इसी तरह पाश्चर स्पेक्ट्रम की पाश हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाश्चन श्रेणी आती है वो पराबैंगनी क्षेत्र में, तो आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रेडबर्ग नियतांक की बीमा क्या होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेडबर्ग नियतांक जो होता है 1/t होता है। तो टी की जो बीमा हो जाएगी वो टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है m0 l0 t-1। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड इनवर्स होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो आप इस तरह दोस्तों आप क्वेश्चन को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे हमारे वीडियो से, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स के मॉडल पेपर की सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स के 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अतः अभी तक जिन्होंने अभी भी हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं। यदि किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। दोस्तों यदि किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा समान हो जाएगा, यानी तार को खींचने के बाद उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक वो समान हो जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, द्रवों में होता है। दोस्तों जो द्रवों में होता है, दो द्रवों में होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो हर वर्ष इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है। दोस्तों जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम होता है वो होता है संपीड्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है। दोस्तों जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों जो स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है वो कहलाता है दृढ़ता गुणांक। तो आपको ये याद रखना कि दृढ़ता गुणांक जो होता है वो स्पर्श रेखीय प्रतिबल अपान अपरूपण विकृति होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब एक है। तो दोस्तों दाब जो है, दाब अदिश राशि है और दाब P बराबर होता है F/A। ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, दाब का मात्रक है। दोस्तों जो दाब का मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी P बराबर F/A होता है। F बल है जिसका मात्रक न्यूटन, A एरिया मतलब क्षेत्रफल जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। यदि किसी क्षेत्रफल का 1/4 हो जाए, यानी दाब के सीक्वेंस में क्वेश्चन है कि यदि उसका क्षेत्रफल 1/4 हो जाए तो दाब क्या होगा। दोस्तों यदि किसी भी क्षेत्रफल का 1/4 हो जाए तो उसका दाब जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्रवों का दाब निर्भर करता है। तो दोस्तों जो द्रवों का दाब निर्भर करता है, तो द्रवों का दाब P बराबर होता है एच रो जी। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है
ये 3 से 4 बार इंडियन एयरफोर्स तथा इंडियन नेवी और एनडीए के एग्जामों में पूछा जा चुका है। अतः ये आपको ध्यान रखना है कि द्रवों का दाब निर्भर करता है द्रवों का दाब जो निर्भर करता है वो गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रवों का पृष्ठ तनाव। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द्रवों का पृष्ठ तनाव जो होता है वो ताप के साथ घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो ग्रहों का पृष्ठ तनाव होता है वो ताप के साथ घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है। तो दोस्तों जो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण है वो क्या है? संसर्जक बल। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव दोस्तों होता है पृष्ठ तनाव बराबर होता है F/L। F/L। तो इसका पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होगा ML0T-2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है। दोस्तों जो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक है वो है न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। तो एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों हम आपका समय नहीं व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन की बातें, क्वेश्चन के बाद अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। दोस्तों जो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण वो पृष्ठ तनाव है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। दोस्तों जो आपको अदिश राशि है तो विद्युत धारा अदिश राशि। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है धारा घनत्व की SI इकाई क्या है। तो दोस्तों जो धारा घनत्व की SI इकाई है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है गुलाम प्रति सेकंड निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो गुलाम प्रति सेकंड यानी धारा I बराबर होता है Q/T। क्यू का होता है कुलाम और टी का होता है समय। तो कुलाम प्रति सेकंड यानी धारा आई का मात्रक एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान स्थिर हो तो धारा घनत्व प्रत्यास्थ काट के क्षेत्रफल की त्रिज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वी बराबर ये अनुगमन वेग होता है। जो वी बराबर होता है I/NAE। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग कितना होता है। तो अनुगमन वेग का कोट कितना होता है। तो दोस्तों अनुगमन वेग की जो कोटि होती है वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम को व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण को व्यक्त करता है। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। किरचॉफ का बंद पास का नियम का व्यापक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ के बंद पास का नियम यानी किरचॉफ का दूसरा नियम का व्यापक रूप कौन सा नियम है। तो ओम्स लॉ यानी ओम का नियम किरचॉफ के बंद पास का नियम का व्यापक रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु में उपयोग होता है। तो दोस्तों जो व्हीट स्टोन सेतु में उपयोग होता है वो उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में व्हीट स्टोन का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो व्हीट स्टोन सेतु का उपयोग किया जाता है प्रतिरोध के मापन में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।